नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की आंच। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और आज सबसे पहले बात होगी अयोध्या की, जहां राम मंदिर में ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया गया। नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर टैक्स का भार बढ़ सकता है। क्या है पूरी खबर, ये आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी जहरीले कचरे की, जिसे नष्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। और एक बार फिर नाम बदलने की मांग उठी है। किसने उठाई ये मांग, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा एमपी में क्यों महाकुंभ की तर्ज पर टेंट सिटी बन रही है, यह भी आपको जानना चाहिए। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर। पटना के कंकड़बाग इलाके में पुलिस कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है। और कंकड़बाग इलाके में अपराधियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस जब पहुंची तो अपराधी एक मकान में घुस गए। कई थानों की पुलिस और एसटीएफ की टीम इन बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही है। 4 थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस ने आसपास के घरों के दरवाजे खिड़कियों को बंद भी करवा दिया है। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और जो पुलिस आसपास के 3 थानों का जो पुलिस बल है वो यहां पर बुलवाया गया है। शूट आउट एट कंकड़बाग। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन की टीम यहां पर जुटी हुई है। कंकड़बाग इलाके में यहां पर अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है। बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अपराधियों ने फायरिंग की थी इस इलाके में और अब इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में उड़ रहे ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ड्रोन कैमरा जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर उड़ाया जा रहा था। पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम से उसे मार गिराया। पुलिस अब इस ड्रोन कैमरा को उड़ाने वाले की तलाश कर रही है। ड्रोन मिलने के बाद खुफिया एजेंसी भी अब अलर्ट हो चुकी है। पुलिस ने राम जन्मभूमि थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि यह भगदड़ मचाने की साजिश हो सकती है। आपको बता दें कि राम मंदिर इलाके में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है और यहां तक कि हवाई जहाज तक को मंदिर के ऊपर से उड़ने की परमिशन नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई और पहले ही दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखा वार पलटवार दिखा। इधर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी किया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता है। सीएम योगी ने पूछा कि सदन में भोजपुरी अवधि का विरोध क्यों किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं, ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। प्रवासी में जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोर्डों को सम्मान मिला है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। और अब बात करते हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की जिसमें उन्होंने नगरीय निकायों में टैक्स बढ़ाने की वकालत की है। हालांकि टैक्स बढ़ाने को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश की जनता पर एक बार फिर से टैक्स का बोझ
बढ़ने वाला है। एमपी में बढ़ सकता है टैक्स। विजयवर्गीय ने की टैक्स बढ़ाने की वकालत। मेयर समिट में टैक्स बढ़ाने पर दिया जोर। साहस दिखाएं, टैक्स बढ़ाएं मेयर। मध्य प्रदेश की जनता पर एक बार फिर टैक्स का भारी बोझ पड़ सकता है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेयर समिट के दौरान नगर निकाय में टैक्स बढ़ाने की वकालत की है। उनका कहना था कि महंगा पानी खरीदकर अगर सस्ता देंगे तो दुकान को नुकसान होना तय है। मंत्री ने कहा, वोटों के चक्कर में निकायों में टैक्स नहीं बढ़ाया जाता है। महंगा पानी खरीदो और सस्ता बेचो, उसमें कभी कोई भी व्यापारी अगर ऐसी दुकान पे बैठेगा तो दुकान में घाटा होगा ही। तो शासन के भरोसे देखना पड़ता है। तो आत्मनिर्भर नगर निगम बने, इसके लिए बहुत जरूरी है। लोग वोट के चक्कर में टैक्स नहीं लगाते, इसलिए टैक्स लगाना चाहिए। वहीं सिंगरौली और ग्वालियर के महापौरों ने स्पष्ट रूप से इस सुझाव का विरोध किया है। उनका कहना है, छोटे शहरों में टैक्स बढ़ाना आसान नहीं, क्योंकि इससे आम जनता पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। सिंगरौली में कोल माइंस, सिंगरौली एक कोल माइंस है और वहाँ पर ज़्यादा इतना व्यापार बढ़ा हुआ नहीं, जैसे इंदौर में है काफ़ी। तो उस हिसाब से सिंगरौली के लिए बहुत मुश्किल है टैक्स के बढ़ाना, लेकिन आगे जैसा भी होगा। टैक्स बढ़ाना ना बढ़ाना ये बात की बात है, लेकिन पहले हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो है कि हम अपनी जनता को कितनी सुविधाएं दे पा रहे हैं, और जब सुविधाएं हम पूरी देंगे तो टैक्स बढ़ाना तब उचित होगा, और उससे पहले शायद टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है। टैक्स बढ़ाने को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। मध्य प्रदेश की जनता नगर निगम नगर निकाय में लगातार टैक्स देती है, प्रॉपर्टी टैक्स देती है, जल कर देती है, कचरे का टैक्स देती है। तमाम वो टैक्स जो होते हैं वो लगातार भरती है, उनसे रिकवरियां भी होती हैं। वो कैसे अपनी परेशानियों से जूझकर टैक्स भरती है। लेकिन अभी सरकार के एक आदेश और आया है कि हम 50% जनता से लेंगे और काम करेंगे। तो आप टैक्स क्यों ले रहे हैं भैया? और ऊपर से कैलाश विजयवर्गीय जी बोल रहे हैं कि हालत खराब है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री द्वारा जिस तरह की बात कही गई है ये तार्किक तौर पर सही है, क्योंकि जनता को सुविधाएं देने के लिए कर का कलेक्शन भी जरूरी है, और कर के आधार पर ही जनता को बिजली, पानी, सड़क, सीवेज जैसी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन अभी नगर निगमों द्वारा टैक्स बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर मेयरों और प्रशासन के बीच चर्चा जारी है। फिर रिपोर्ट न्यूज़ 18। इधर धार के पीथमपुर में भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद जहरीले कचरे को नष्ट करने को लेकर राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और आपको बता दें कि रिपोर्ट हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच के सामने पेश की गई है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया है कि सरकार 3 चरणों में यूनियन कार्बाइड के कचरे को खत्म करने की प्रक्रिया को अंजाम देगी। इसमें कैसे होगा, किस तरह से होगा? सबसे पहले 30 मीट्रिक टन कचरे को नष्ट करने को लेकर ट्रायल किया जाएगा। इसकी तारीख 27 फरवरी तय की गई है, और पहले ट्रायल में 135 किलो वेस्ट हर घंटा नष्ट किया जाएगा। दूसरे ट्रायल की बात कर ली जाए, 180 किलो जहरीला कचरा हर घंटे नष्ट करने का काम होगा। तो दूसरा चरण 4 मार्च को होगा, और तीसरे ट्रायल में 270 किलो जहरीला कचरा हर घंटे नष्ट किया जाएगा। तीनों चरणों की अलग अलग ट्रायल रिपोर्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने रखी जाएगी। ट्रायल रन की पूरी रिपोर्ट 27 मार्च को कोर्ट में रखी जाएगी। इसमें हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि अवेयरनेस प्रोग्राम खत्म करने के बाद अब हम ट्रायल रन की स्टेज पे आ गए हैं, और इस ट्रायल रन पे हम 30 मीट्रिक टन इसका ट्रायल रन करेंगे। 10-10 मीट्रिक टन के 3 फेसेस रहेंगे। तो फर्स्ट फेज में
हम 135 किलो वेस्ट प्रति घंटा उसको डिस्पोज करेंगे। सेकेंड फेज को 180 किलो वेस्ट प्रति घंटा और तीसरा फेज 270 किलो प्रति घंटा। और अब बात करते हैं बम की सूचना और स्कूल को बम से उड़ाने वाली खबरों की। दरअसल ये दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। सागर में कामायनी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली, जिस पर बीना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। बम निरोधक दस्ता स्टेशन पहुंचा और ट्रेन में तलाशी ली गई। जांच में हालांकि यहां से कुछ नहीं मिला। ट्रेन में बम की सूचना सिर्फ एक अफवाह निकली। उधर जबलपुर में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल को मेल करके धमकी दी गई। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी और इसके बाद बम निरोधक दस्ता स्कूल पहुंचा। स्कूल में सर्चिंग की गई। मामला रांझी थाना इलाके के सेंट गैब्रियल स्कूल का है। सागर और जबलपुर की ये तस्वीरें। जबलपुर दूसरा ऐसा बड़ा शहर जहां बम की धमकी मिली है। इससे पहले इंदौर में 2 स्कूलों में धमकी मिली। प्रभाकर नाम के किसी व्यक्ति ने मेल के जरिए धमकी दी है 10:40 के आसपास। थाना प्रभारी रांझी के द्वारा बताया गया कि इस रांझी थाना क्षेत्र स्थित एक सेंट गैब्रियल स्कूल है, वहां पर करीब 10:47 के आसपास एक मेल उनके प्रिंसिपल को रिसीव हुआ होगा कि कहीं कोई प्रभाकर नाम का व्यक्ति है, वो स्कूल में बम प्लांट कर देगा और भी स्कूलों में वो बम से उड़ा देगा। इस तरह का एक मैसेज आया था। तत्काल थाना प्रभारी मौके पर गए और उसमें मेल को संज्ञान में लिया और स्कूल को हमने खाली कराया। अच्छी उस BDDS टीम बुला के पूर्व MLA कुलदीप जुनेजा को नोटिस जारी किया गया है और 3 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब भी देना होगा। संतोषजनक जवाब नहीं होने पर कार्रवाई भी हो सकती है। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह ने नोटिस जारी किया है। PCC चीफ दीपक बैच के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया है। पूर्व MLA कुलदीप जुनेजा स्वर मुखर कर रहे थे दीपक बैच के खिलाफ। अब दीपक बैच कह रहे हैं कि इन्हें नोटिस जारी किया गया है, उनके निर्देश पर नोटिस जारी किया गया है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, हार का हाहाकार और नोटिस का खेल। बिल्कुल, देखिए पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने बयान दिया था। उन्होंने PCC चीफ दीपक बैच पर आरोप लगाए थे तमाम तरह के। अब इस आरोप को संज्ञान में लिया है पार्टी ने और प्रभारी महामंत्री जो मलकीत सिंह गेंदू है, उन्होंने इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रभारी सह सचिव विजय जहांगीर को दी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को दी और उसके बाद अब नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस में कहा गया है कुलदीप जुनेजा को 3 दिनों के भीतर आप जवाब दीजिए, क्योंकि AICC के वो मेंबर भी है और नहीं तो अनुशासनहीनता की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये बड़ा हैरान करता है ममता, ये बहुत हैरान करता है कि इससे पहले भी कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगे, तब इतनी जल्दबाजी नहीं की गई। मामला जब बैच का आया तो फटाक से नोटिस जारी हुआ। ममता, बिल्कुल, देखिए कुलदीप जुनेजा को लेकर यही हमने सवाल किया था, तो उनका कहना है कि लगातार वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और पार्टी फोरम में बात न रख के मीडिया में बात रख रहे हैं और इसी के चलते जो है इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और चूंकि इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के कहने पर के निर्देशानुसार जो है ये कार्रवाई की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस अपडेट के लिए। बात हादसे की करेंगे। भिंड में भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गई। हादसे पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने दुख भी जताया है और मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया है। इसके अलावा घायलों के लिए 1-1 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की गई है। भिंड इटावा नेशनल हाईवे पर डिड़ी के पास यह हादसा हुआ। ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मारी थी। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे और उसी दौरान हादसे का शिकार हुए। व्यक्ति भात देकर लौटे थे किसी मांगलिक कार्यक्रम से और संभवतः सड़क पर खड़े थे तो एक डंपर वाले ने उनके ऊपर चढ़ाया है। इसमें 5 व्यक्ति मृत हुए हैं। 7 व्यक्ति जो थोड़े गंभीर थे उन्हें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, रेफर किया गया है, वो वहाँ पहुँच गए हैं और शेष अन्य लोग जो हैं उनको कम इंजरी है, उनका यही इलाज चल रहा है। नहीं, सारे जो भी हमारे लोग थे हम तत्काल सारे लोग
अस्पताल पहुँचे। ड्यूटी पे तो 2 ही लोग रहते हैं, तो सारे लोग हम अस्पताल पहुँचे सबको। और एमपी में आज शहर शहर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भिंड में कई लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा मैहर, इंदौर, धार में भी सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। नर्मदापुरम की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और यहां पर भी बड़ा हादसा हुआ। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और अब बात महाकुंभ को लेकर बीते कुछ दिनों से उमड़ रहे लोगों के जनसैलाब की, जो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रीवा में रेलवे स्टेशन पर हालात अब सामान्य हो चुके हैं। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की संख्या अब कम नजर आ रही है। स्टेशन पर भीड़ का रेला जैसे हालात नहीं है। उधर सतना में भी रेलवे स्टेशन पर हालात सामान्य हो चुके हैं। महाकुंभ जाने वाले यात्री अब प्लेटफॉर्म पर नजर कम आ रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज से इटारसी जाने वाली स्पेशल ट्रेन में भी भीड़ कम दिख रही है। सतना में सड़क पर भी किसी तरह के जाम की स्थिति नहीं है। जबलपुर में स्टेशन पर स्थिति सामान्य है। हालांकि रेलवे स्टेशन पर पुलिस एहतियातन सतर्क है। और बात महाकुंभ की, एक बार फिर विपक्ष की तरफ से महाकुंभ को लेकर विवादित बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी महाकुंभ को लेकर एक विवादित बयान देती हुई नजर आई हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया। ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा बयान दिया हो। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आए हैं। विपक्ष के कई नेता महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को लेकर कहा फालतू है। মহাকুম্ভে এত বড় ঘটনার পরে কটা কমিশন পাঠিয়েছেন, কটা কমিটি পাঠিয়েছেন, এমনকি আমার রাজ্যে যারা ফিরে এসেছেন একটা ডেথ সার্টিফিকেটও দেননি। उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है। सरकार और प्रशासन लगातार इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी बीच पुजारी महासंघ ने सरकार से पारंपरिक नामों को बदलने की मांग उठाई है। पुजारी महासंघ के अध्यक्ष ने महाकुंभ की तर्ज पर शाही स्नान के नाम को बदलने की मांग की है। इसी के साथ ही छावनी, पेशवाई जैसे नामों को बदलने की मांग भी उनके द्वारा की गई है। तर्क ये दिया जा रहा है कि छावनी शब्द अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाता है। पुजारी महासंघ ने अखाड़ों के अलग अलग घाटों पर स्नान की व्यवस्था की भी मांग की है। महाकालेश्वर भगवान की जो सवारी निकलती थी उसे शाही सवारी कहा जाता था। संतों ने इस पे एक बात उठाई थी कि शाही शब्द जो है वो गुलामी का प्रतीक है। तब हमने सीएम साहब को एक पत्र लिखा था। और खंडवा से बड़ी खबर आपको बता दें, मार्केट में बेजा कब्जा हटाने के लिए जब निगम की टीम पहुंची तो उस पर हमला कर दिया गया है। ये मटन मार्केट पर कार्रवाई के लिए संभवतः टीम पहुंची हुई थी। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी बहुत शॉर्ट में। जी, ये खंडवा का बुधवारा क्षेत्र है और यहाँ पर पुराना मटन मार्केट है जिस पर जो काफी जर्जर हो गया है। इसको हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी, लेकिन लोगों ने विरोध किया है, जेसीबी पर चढ़कर विरोध किया है और जिसके बाद यहाँ से हमला लौट गया है और कहना है कि अब आगे कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद अमित आपका इस तमाम अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए इंदौर के उद्योगपतियों को निमंत्रण देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम 7 बजे इंदौर पहुंचेंगे। यहां पर वो प्रमुख उद्योगपतियों के साथ निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, उनके साथ डिनर भी करेंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और इंदौर भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि तकरीबन 100 से ज्यादा उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा है कि समिट मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से मध्य प्रदेश की अलग अलग रीजन्स में रीजन कॉन्क्लेव कर चुके हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस बार भोपाल में है।
लेकिन मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का सबसे ज़्यादा आकर्षण इंदौर के प्रति होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी विजन से आज इंदौर के व्यापारियों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, एमएसएमई के सेक्टर से और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भोपाल निमंत्रण देने के लिए 1-to-1 डिस्कशन के लिए आज इंदौर आ रहे हैं। उसकी तैयारियों की दृष्टि से मैं नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, हमारे व्यापारिक प्रकोष्ठ के संयोजक धीरज खंडेलवाल जी और बाकी सब लोग आए थे। और इसी के साथ ही 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।